नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। वे आज क्रोएशिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला बरादर नई सरकार का नेतृत्व संभाल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय ने कोविड के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। देश में अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.45%। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत, जबकि अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 4 पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया और लंदन में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। दोपहर समाचार में नई मख्तर के साथ मैं कनकलता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत रूस की साझेदारी विश्व के ऊर्जा बाजारों में स्थिरता लाने में मदद कर सकती है। India-Russia energy partnership can help bring stability to the global energy market. My Minister of Petroleum and Natural Gas, Mr. Hardeep Puri, is in Vladivostok to represent India at this forum. Indian workers are participating in major gas projects in the Amur region. From Yamal to Vladivostok and onward to Chennai, we envisage an energy and trade bridge. I am happy that the Chennai-Vladivostok maritime corridor is making headway. श्री मोदी ने कहा कि भारत और रूस गगनयान कार्यक्रम के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण में भागीदार हैं। Today, I am delighted that one of India's biggest shipyards, Mazgaon Docks Limited, will partner with Zvezda for construction of some of the most important commercial ships in the world. India and Russia are partners in space exploration through the Gaganyaan program. India and Russia will also be partners in opening up the Northern Sea route for international trade and commerce. Friend, the friendship between India and Russia has stood the test of time. दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के लिए उत्तरी समुद्री मार्ग को खोलने में भी भागीदार होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और रूस कई परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने यूरोपीय संघ की विदेश मामलों की परिषद की बैठक के दौरान आश्वासन दिया है कि भारत हिंद प्रशांत के बारे में यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। डॉक्टर जयशंकर ने यह टिप्पणी स्लोवानिया में आयोजित ब्लेड स्ट्रेटेजिक फोरम में पैनल चर्चा के दौरान की। डॉक्टर जयशंकर स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क की अपनी 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में कल जुब्लिजाना पहुंचे। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरुत पहोर से मुलाकात में भारत और यूरोपीय संघ के समक्ष प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर आज क्रोएशिया की अपनी यात्रा के दौरान विदेश मंत्री गॉर्डन ग्रिलिक रेडमैन के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन के लिए प्रयास जारी हैं।
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर सरकार का नेतृत्व करेंगे। तालिबान के दिवंगत संस्थापक मुल्ला उमर के पुत्र मुल्ला मोहम्मद याकूब और शेर मोहम्मद अब्बास उनके सहयोगी होंगे। एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि अफगानिस्तान पर काबिज होने के 2 सप्ताह बाद तालिबान के सरकार गठन की संभावना है। इस बीच तालिबान और अहमद मसूद के वफादार लड़ाकों के बीच पंजशीर घाटी में लड़ाई जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज दिल्ली में विज्ञान भवन में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि कोविड महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। पहले वीजा की अवधि 31 अगस्त तक थी। मंत्रालय ने कहा है कि मार्च 2020 से पहले विभिन्न प्रकार के वीजा पर भारत आए कई विदेशी नागरिक गंतव्य स्थानों तक उड़ान के उपलब्ध न होने के कारण भारत में फंस गए थे। केंद्र सरकार ने ऐसे विदेशी नागरिकों को नियमित वीजा या ई वीजा या ठहरने की अवधि को बिना किसी शुल्क के बढ़ाया है। मंत्रालय ने बताया है कि विदेशी नागरिकों को देश छोड़ने से पहले ईएफआरआरओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यदि 30 सितंबर 2021 के बाद भी वीजा की अवधि को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो संबंधित विदेशी नागरिक को ईएफआरआरओ प्लेटफॉर्म पर आवेदन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि जो अफगान नागरिक पहले से ही किसी भी वीजा पर भारत में रह रहे हैं उन्हें अफगान नागरिकों के वीजा के संबंध में जारी अलग दिशा निर्देशों के अनुसार देश में रहने के बढ़ाने की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 74,84,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसी दौरान 45,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई। अब तक 3 करोड़ 20 लाख से अधिक लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.45% तक पहुंच गई है। कल 16,66,000 कोविड जांच हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 65 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। ये टीके केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं। 1 करोड़ 20 लाख और टीके जल्द ही भेजे जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी 4 करोड़ 36 लाख टीके राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास मौजूद हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र राज्य में दिवंगत हुए स्वतंत्रता सेनानियों, सेना के जवानों और खिलाड़ियों सहित अन्य गणमान्य लोगों को श्रद्धांजलि देने के साथ आज शुरू हुआ। विधानसभा में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में जिन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री आरएल भाटिया भी शामिल हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। वो आज क्रोएशिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला बरादर नई सरकार का नेतृत्व संभाल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्रालय ने कोविड के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत, जबकि अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 4 पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया
और लंदन में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा। और अब टोक्यो पैरालंपिक खबरों के साथ हैं नवीन सक्सेना। टोक्यो पैरालंपिक खेलों में इतिहास रचते हुए आज भारत ने 2 पदक अपने नाम किए। ऊंची कूद में प्रवीण कुमार ने 2.07 मीटर की छलांग लगाकर रजत पदक जीता। जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूंगा और जिन्होंने मुझे अब तक बहुत सपोर्ट किया है। 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है और मैं अपनी फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मैं पीसीआई और सहायक को भी थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वहीं निशानेबाजी में 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अवनी लेखरा ने कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने अब तक 2 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीत लिए हैं। आज ही महिलाओं के क्लब थ्रो के फाइनल में कशिश लाकड़ा और पुरुषों की शॉटपुट के फाइनल में सोमन राणा पदक के लिए अपनी चुनौती पेश करेंगे। इससे पहले बैडमिंटन में पुरुषों के सिंगल्स में सुहास यतिराज, तरुण और मनोज सरकार ने अपने अपने मुकाबले जीतकर शानदार शुरुआत की। वहीं मिक्स डबल्स में पलक कोहली और प्रमोद भगत की जोड़ी ने भी अपना मुकाबला जीता। तैराकी में पुरुषों की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में सुयश जाधव और निरंजन मुकंदन ने फाइनल में जगह बना ली है। तीरंदाजी में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन स्पर्धा में हरविंदर सिंह और विवेक चिकारा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि प्राची यादव महिलाओं की कैनो स्प्रिंट स्पर्धा के फाइनल में 8वें स्थान पर रही। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजत पदक जीतने पर प्रवीण कुमार को बधाई दी है। श्री कोविंद ने एक ट्वीट में कहा कि नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ ऊंची कूद में श्री कुमार के पदक ने सभी देशवासियों को गौरवान्वित किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये पदक प्रवीण के कठोर परिश्रम और असाधारण समर्पण का परिणाम है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने एक ट्वीट में प्रवीण कुमार के सफल भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कांस्य पदक जीतने पर अवनी लेखरा को बधाई दी है। खेल और युवा मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी उन्हें बधाई देते हुए उनके शानदार प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने कहा कि अवनी ने इतिहास रचा है। भारत ने पैरालंपिक खेलों में अब तक 12 पदक जीते हैं। युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक्स में पदक जीतने वाले 4 खिलाड़ियों सुमित अंतिल, देवेंद्र झाझरिया, योगेश कथोनिया और शरद कुमार को सम्मानित किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार की ओर से इन खिलाड़ियों को हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराई गई। सरकार का सहयोग आपकी ट्रेनिंग में जो हो पाया, आपने कहा वो एक बड़ा बदलाव उसमें देखने को मिला। तीसरा, जाने से पहले जब देश के प्रधानमंत्री आपसे बात करते हैं तो उसमें भी आपके उत्साह में और जोश में और बढ़ोतरी होती है, लेकिन अंत में ये खिलाड़ी को ही प्रदर्शन करके तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाना होता और आपने भारत के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया। आप सबको बहुत बहुत बधाई। श्री ठाकुर ने विश्वास जताया कि टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स को जारी रखा जाएगा और भविष्य में इसे और सुदृढ़ किया जाएगा। आकाशवाणी से विशेष भेंट में स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने कहा कि सरकार ने उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की और खिलाड़ियों को प्रेरित किया। जेवलिन हमारी बहुत ज्यादा महंगी आती है, लाइक 1.25 लाख की एक जेवलिन आती है। जब एक कोई भी खिलाड़ी, जब सरकार उसकी ऐसी सहायता करती है तो वो मोटिवेट होता है कि हाँ अभी मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, तो वो अपना 100% देने की ट्राई करता है सर। 100% देता है तो जाहिर सी बात है सर कि मेडल भी आएगा उसका। अवेयरनेस जितनी बढ़ेगी सर उतना ही पैरा स्पोर्ट्स का नाम होगा और उतने ही बच्चे आगे आएंगे। कोई मेरा तो सर एक ही है कि कोई एक बच्चा भी मेरे से इंस्पायर हुआ मेरी जर्नी से, तो उससे बड़ी बात सर मेरे लिए कोई भी नहीं होगी। रजत पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया ने बताया कि पदकों की हैट्रिक लगाकर उन्हें बड़ा गर्व हो रहा है। मेरा सपना था और एक हर खिलाड़ी का सपना होता ओलंपिक में मेडल लेना, और कहीं न कहीं मैंने उससे भी बड़ा सपना देख लिया था कि मेडल की हैट्रिक बना। तो ये मेडल लेने के बाद मैंने मेडल की हैट्रिक बनाई, तो मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है। बदलाव देखा जाए तो एक टाइम ऐसा होता था जब मैं जाता था अकेला मेडल जीतता था पैरालंपिक्स में, साइड में मुझे कोई नजर नहीं आता था इंडिया। आज वो बदलाव आया है, आज हमारे जो मेडल आ रहे हैं, अब हम कह सकते हैं हिंदुस्तान पैरालंपिक में बहुत शानदार प्रदर्शन कर। ओवल में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। भारत की टीम पहली पारी में 191 रन पर आउट हो गई। पहली पारी के आधार पर इंग्लैंड अभी भारत से 138 रन पीछे है।
5 मैचों की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 से बराबरी पर हैं। दोनों टीमों के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार 8 सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। भारत और अमेरिका ने मानव रहित हवाई वाहनों की परियोजना से संबंधित एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये दोनों देशों के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य सहयोगी प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए ध्यान केंद्रित करना और दोनों देशों के सैन्य बलों के लिए भविष्य की प्रौद्योगिकी के सह उत्पादन और सह विकास के अवसर पैदा करना है। और अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। ये समर्पित है संगीतकार प्यारेलाल को। बॉलीवुड में एक समय ऐसा भी था जब किसी फिल्म में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत का मतलब होता था बॉक्स ऑफिस पर सफलता की गारंटी। ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की ये लोकप्रिय जोड़ी लक्ष्मीकांत शांताराम कुदलकर और प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा ने मिलकर बनाई थी। 1963 में आई इस जोड़ी की पहली ही फिल्म पारसमणि के संगीत ने लोगों को दीवाना सितंबर है और जन्मदिन है लक्ष्मी प्यारी की जोड़ी के प्यारेलाल का। प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा का जन्म 3 सितंबर 1940 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। प्यारेलाल ने 8 साल की उम्र से ही वायलिन सीखना शुरू कर दिया था। इन्होंने गोवा के संगीतकार एंथनी गोंजाल्विस से वायलिन बजाना सीखा। जब प्यारेलाल 12 साल के थे तो इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और इन्हें इस छोटी सी उम्र में स्टूडियो में जाकर काम करना पड़ा। घर का गुजारा करने के लिए प्यारेलाल उस समय रंजीत स्टूडियो और कई अन्य स्टूडियो में वायलिन बजाते थे। प्यारेलाल की जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की संगीत यात्रा भी कुछ कम रोचक नहीं रही। जब वे 10 साल के थे तब उन्होंने रेडियो क्लब कोलाबा में आयोजित लता मंगेशकर के एक कंसर्ट में सारंगी बजाने का काम किया। इनके काम से लता मंगेशकर इतनी प्रभावित हुई कि कार्यक्रम के बाद उन्होंने लक्ष्मीकांत से बात की और उन्हें प्रोत्साहित किया। याद आए, बहुत याद आए। संगीत प्रेमियों को मधुर धुनों का उपहार देने वाली इस जोड़ी ने 1963 से 1998 तक 635 हिंदी फिल्मों के गीतों को अपनी धुनों से सजाया। आजादी का अमृत महोत्सव की विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आकाशवाणी आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लोकप्रिय गीत कदम कदम बढ़ाए जा का प्रसारण करेगा। आजादी के तराने शीर्षक से ये कार्यक्रम उन देशभक्ति गीतों पर आधारित है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में लोगों में जोश भर दिया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान भारतीय जनमानस को उद्वेलित कर स्वतंत्रता का अलख जगाने और मातृभूमि के प्रति सेवा, समर्पण और त्याग की ज्वाला प्रज्वलित कर देने वाले अमर गीतों पर आधारित विशेष कार्यक्रम आजादी के तराने सुनना न भूलें। FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रत्येक शुक्रवार शाम 4:45 पर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत आजादी के तराने सिर्फ आकाशवाणी पर। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति
आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज की कड़ी में हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और जाने माने गांधीवादी नेता कमलापति त्रिपाठी की। इनका जन्म 3 सितंबर 1905 को हुआ था। कमलापति त्रिपाठी ने हिंदी समाचार पत्र आज में पत्रकार के रूप में करियर की शुरुआत की और बाद में अपना अखबार संसार निकाला। वे 2 टैबलॉयड अखबारों के भी संपादक रहे। उन्होंने आज के उत्तर प्रदेश और तत्कालीन संयुक्त प्रांत में 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष रामचंद्र राही ने महान स्वाधीनता सेनानी के जीवन पर अपने विचार व्यक्त किए। पंडित कमलापति त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के उन प्रतिष्ठित, समर्पित और प्रज्ञावान स्वतंत्रता सेनानियों में थे जिन्होंने गांधी विचार से प्रेरित और अनुप्राणित होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष किया था। वो लाल बहादुर शास्त्री, राजनारायण आदि तमाम उस समय के जो आजादी आंदोलन के नेता थे, उनके एक तरह से गुरुतुल्य हुआ करते थे। काफी समय आंदोलन के विविध कार्यक्रमों में भागीदारी करके जेल की यातनाएं भी सही, लेकिन गांधी विचार से प्रेरित होने के कारण उन्होंने उदात्त मूल्यों को जीवन में अपनाया था। क्षुद्रता की राजनीति उन्होंने कभी नहीं की। कमलापति त्रिपाठी को संयुक्त प्रांत से संविधान सभा के लिए चुना गया और उन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इंडिया दैट इज भारत को संशोधित करने को लेकर दिए अपने भाषण के लिए बहुत प्रसिद्ध हुए। उनका कहना था कि अच्छा होता यदि संविधान सभा देश की प्रतिष्ठा और परंपरा के अनुरूप इस वाक्य को संशोधित करती। स्वतंत्रता के बाद कमलापति त्रिपाठी ने राज्य सरकार में विभिन्न पदों पर कार्य किया। वे 1969 में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और 1971 में मुख्यमंत्री बने। उनका कार्यकाल 2 साल तक ही चला। उसके बाद वो 2 बार रेल मंत्री भी रहे। त्रिपाठी बेहद विनम्र, प्रतिष्ठित और सिद्धांतवादी राजनेता थे। पत्रकारिता और हिंदी के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध और समर्पित। वे पत्रकारिता को स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम में शामिल करने के पक्षधर थे। 1945 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग की स्थापना उन्होंने ही की थी। वे 1947 से 1948 तक हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष भी रहे। बापू और भारत, बापू और मानवता तथा फ्रीडम मूवमेंट एंड आफ्टरवर्ड सहित कमलापति के महत्वपूर्ण कार्य इस बात का प्रमाण है कि उन्हें गांधी जी से कितना अधिक प्रेम था। सभी के लिए प्रेरणा स्रोत और मार्गदर्शक थे। पारंपरिक प्रतिबद्धताओं को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक युग की तेजी से बदलती स्थितियों के साथ जुड़े रहने की उनकी अनूठी खूबी बहुत प्रसिद्ध है। उनका व्यक्तित्व धार्मिक विश्वासों और धर्मनिरपेक्षता का संतुलन और संगम था। वे जन नेता थे और जाति या धर्म पर विचार किए बिना सबके साथ समान व्यवहार करने पर विश्वास रखते थे। सच्चे राष्ट्रवादी, सिद्धांतवादी नेता,
विकास पुरुष और जनोन्मुखी राजनेता के रूप में उन्हें सदैव याद किया जाएगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी का अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर। आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। जवाब के साथ आप अपना नाम, पता और फोन नंबर भी भेजिए ताकि विजेता बनने पर हम आपसे संपर्क कर सकें। विजेता का चुनाव ईमेल पर मिले सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। उत्तर प्रदेश सरकार आजादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला के तहत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विशेष कथक नृत्य के प्रदर्शन और पेंटिंग के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का प्रसार करेगी। संस्कृति और पर्यटन विभाग के मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने आकाशवाणी को बताया कि उत्सव में विशेष संग्रहालयों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 6 आइकॉनिक कार्यक्रम होंगे जो अलग अलग जनपदों में होंगे। ऐसा वर्ष है जिसमें हमको जनता को भी जोड़ना है और युवाओं को भी जोड़ना है। इसके अतिरिक्त जो कलाकार हैं, पेंटर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा जमावड़ा जो 1857 से लेकर के 1947 तक और 1947 से लेकर के आज तक के पूरी यात्रा को, इस पूरे संघर्ष गाथा को कैसे प्रस्तुत करें चित्रों के माध्यम से, ये एक बड़ा आयोजन करने जा रहे हैं। अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई में हल्की बारिश की संभावना है, जबकि कोलकाता में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। तापमान 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। उत्तरी भारत में जम्मू, श्रीनगर, गिलगित और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में दोपहर बाद या शाम को बादल घिर सकते हैं। तापमान 14 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। लेह में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र गुवाहाटी, इम्फॉल, शिलंग, कोहिमा, आइजॉल, अगरतला, ईटानगर और गैंगटॉक में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 17 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में पूर्वी आर्थिक मंच के सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्यों के साथ बातचीत करेगा। वे आज क्रोएशिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के राजनीतिक प्रमुख मुल्ला बरादर नई सरकार का नेतृत्व संभाल सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 24वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। गृह मंत्रालय ने कोविड के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिकों की वीजा अवधि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। देश में अब तक 67 करोड़ 9 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 97.45% है। श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र आज। टोक्यो पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में रजत, जबकि अवनी लेखरा ने 50 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में 4 पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया और लंदन में भारत के साथ चौथे क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 3 विकेट पर 53 रन से आगे खेलेगा।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।